हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिर ज्ञानदूत 2 कार्यक्रम के अंतर्गत वित्तीय प्रबंध विषय में पूंजी बजटन सेकंड पार्ट पर आज चर्चा करेंगे। मैं डॉक्टर सागर समरिया आज आपको पूंजी बजटन सेकंड में जिन बिंदुओं के बारे में चर्चा करेंगे वो हमारी पिछली दो जो टेक्निकल टूल्स थे उससे कैसे परे हैं उसके बारे में आज हम यहाँ चर्चा करेंगे। तो पहली जो दो विधियां थी हमने पढ़ी कैपिटल बजटिंग की, उसमें पहली विधि जो थी वो थी हमारी पेबैक पीरियड मेथड और सेकंड जो है हमारी एवरेज रेट ऑफ रिटर्न ARR। ये दो बेसिक विधियां हमने पढ़ी। ये दो जो विधियां हमने चर्चा की, उन दो विधियों के अंदर हमने आज उन दोनों ही विधियों के अंदर क्या वो समय समायोजित विधियां जो है उससे किस तरीके से अलग है उसके बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। और समय समायोजित विधियां में कौन से नए कंटेंट को डाला गया है, कौन से मुख्य बिंदुओं को डाला गया है जिससे कि हम अपनी पूंजी बजटन के लिए इनका चयन कर सकें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे समय समायोजित विधियां। देखो पहले जो थी वो गैर समय समायोजित विधियां थी, यानी वहां पर कहीं भी टाइम फैक्टर को कंसीडर नहीं किया गया था। और यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं टाइम एडजस्टमेंट मेथड की। जब हम टाइम एडजस्टमेंट मेथड की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले आता है NPV, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। लेकिन मेथड्स को पढ़ने से पहले हम टाइम फैक्टर को जान लें कि टाइम फैक्टर क्या रोल प्ले करता है हमारी पूंजी बजटन के लिए। टाइम का क्या इंपॉर्टेंट रोल है फॉर द चूजिंग ऑफ एनी मेथड्स फॉर कैपिटल बजटिंग। तो टाइम वैल्यू या वैल्यू ऑफ मनी अकॉर्डिंग द टाइम, समय के साथ साथ क्या होता है, रुपए की जो वैल्यू होती है, रुपए की वैल्यू में कमी होती चली जाती है। हमारा जो रुपया है वो निरंतर क्या होता है, उसकी वैल्यू में कमी होती है। कमी होने का कारण क्या है, इन्फ्लेशन। यानी जो महंगाई दर है वो डे बाई डे बढ़ेगी तो रुपए की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। जब रुपए की वैल्यू कम होती है इट मीन्स क्या हो रहा है, आपकी जो परचेजिंग पावर है, क्रय की जो क्षमता है या क्रय शक्ति जो है वो कम हो जाएगी। तो जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी, जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो रुपए की जो वैल्यू है वो कम होगी। यानी रुपए से जो चीज हम 1 रुपए में जो खरीद पा रहे हैं वो हम 1 रुपए की जगह हमें उसके लिए ज्यादा पेमेंट करना पड़ेगा, यानी रुपए की वैल्यू कम हो गई। तो वो फैक्टर, उस फैक्टर को बेस मानते हुए या अकॉर्डिंग द फैक्टर ऑफ टाइम हम ये मेजरमेंट करेंगे कि जो मशीन है वो मशीन या जो प्रपोजल है या जो अप्राइजल है वो हमारे लिए बेस्ट है या नहीं है। तो उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं शुद्ध वर्तमान मूल्य विधि, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। इस विधि का प्रयोग उस स्थिति में महत्वपूर्ण है जब संस्था के प्रबंधकों द्वारा एक न्यूनतम प्रत्याय दर पहले से ही निर्धारित कर ली जाती है। यह न्यूनतम प्रत्याय दर ही परियोजना की पूंजी लागत की दर होती है। यानी कोई भी प्रपोजल, जब हम कोई भी प्रपोजल का चयन करते हैं या किसी प्रपोजल के बारे में सोचते हैं तो वहां पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, उस प्रपोजल से हमें न्यूनतम प्रत्याय दर यानी मिनिमम कितनी रिटर्न हमें मिलेगी, हम पहले इसका एनालिसिस कर लेते हैं कि हमारा मिनिमम रेट इतना ये प्रपोजल हमें देगा। और वो जो प्रपोजल की रेट होती है वो हमारी एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है। प्रत्येक वर्ष में प्राप्त शुद्ध अंतर्प्रवाह को 1 रुपए की वर्तमान मूल्यों का योग कर दिया जाता है। यानी प्रत्येक जो वर्ष में जो प्राप्त शुद्ध अंत प्रवाह जो भी हमें कैश इनफ्लोज मिलेगा उसको 1 रुपए की जो न्यूनतम प्रत्याय दर से ज्ञात वर्तमान मूल्य से गुणा कर दिया जाता है। यानी हम 1 रुपए की वैल्यू लेंगे, 1 रुपीज की वैल्यू लेंगे कि आज 1 रुपीज इज इक्वल टू 100 पैसा है, तो आफ्टर 1 ईयर उस 1 रुपीज की वैल्यू कितनी होगी, आफ्टर 2 ईयर्स कितनी होगी, आफ्टर 3 ईयर्स कितनी होगी, आफ्टर 4 ईयर्स कितनी होगी, आफ्टर 5 ईयर्स कितनी होगी। यानी जो 1 रुपीज आज 100 पैसे के बराबर है तो आने वाले समय में उस 1 रुपीज की वैल्यू कितनी होगी। तो वो जो 1 रुपीज की वैल्यू है वो डिपेंड करेगा कि हमारा इन्फ्लेशन रेट कितना था या हमारे रुपए में कितनी गिरावट आई। तो सपोज द रेट इज गिवन 10%, सपोज आपको क्वेश्चन में गिवन है कि हमारी जो इन्फ्लेशन रेट है वो 10% है, यानी हमारी जो महंगाई दर है वो 10% है। तो वहां पर हम क्या करेंगे कि अगर 10% से महंगाई बढ़ती है तो रुपए की गिरावट भी 10% से होगी। तो 10% से जब हम कैलकुलेट करते हैं तो आज 1 रुपया इज इक्वल टू 100 पैसा है, तो अगर 2 साल बाद वो 1 रुपया आपके 90.90 पैसे के बराबर हो जाएगा, 90.90 पैसे के बराबर हो जाएगा। यानी जो वस्तु आज आप 1 रुपए में खरीद पा रहे हैं
नेक्स्ट ईयर वो वस्तु 90 पैसे 90.90 रुपीज हमारे रुपए की वैल्यू है, तो हमें उस रुपीज को खरीदने के लिए 1 रुपए, क्योंकि 1 रुपया 90 पैसे के बराबर है, तो हमें उसको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, यानी हमें अप्रोक्स 1.11 रुपीज पे करना पड़ेगा, तब जाके हमें वो 1 रुपीज वाली वैल्यू मिलेगी। तो इस तरीके से अकॉर्डिंग द रेट, जो भी रेट है आपके 10%, 12%, 13%, 14, 15, 16, 18, 19 जो भी रेट्स है, उस रेट के आधार पर हम एक कैलकुलेशंस करते हैं, रुपए की वैल्यू निकालते हैं पर्टिकुलर ईयर की, और उस पर्टिकुलर ईयर की जो रेट आएगी अकॉर्डिंग द कॉस्ट ऑफ कैपिटल या जो रेट जो गिवन है, उसको हम क्या करेंगे, हमारे कैश इनफ्लो से मल्टीपल कर देंगे, और उस कैश फ्लो से मल्टीपल करने के बाद या कैश इनफ्लो से मल्टीपल करने के बाद जो वैल्यूज आएगी, दैट इज अ करेक्ट वैल्यू या दैट इज अ वैल्यू अकॉर्डिंग द टाइम। यानी सपोज अगर 10,000 रुपए एक मशीन है जो पर एनम 10,000 अर्न करके दे रही है, तो दिखने में तो हमें वी आर गेटिंग 10,000 पर एनम, यानी आप काउंट भी करेंगे तो 10,000 है, बट जो 10,000 एक साल पहले उससे जो हम चीज परचेज कर पा रहे थे, आज वो 10,000 से हम वो वैल्यू परचेज नहीं कर पाएंगे जो हम बिफोर 1 ईयर या बिफोर 2 ईयर्स परचेज कर पा रहे हैं। यानी 10 रुपए की करंट वैल्यू कितनी है, तो करंट वैल्यू जाने के लिए हम करंट टाइम वैल्यू या टाइम अमाउंट या टाइम फिगर से मल्टीपल कर लेंगे, जिससे कि हमारी करंट वैल्यू पता चल जाए कि 10,000 की आज की वैल्यू कितनी है। तो उस योग के कुल वर्तमान मूल्य आ जाता है, जिसमें से विनियोग की लागत को घटा दिया जाता है, जिससे शुद्ध वर्तमान मूल्य प्राप्त हो जाता है। यानी जो भी आप कैश इनफ्लोज होगा, उस कैश इनफ्लोज को जो भी रेट ऑफ रिटर्न उससे मल्टीपल जब आप करेंगे, तो उससे आपके पास करंट वैल्यूएशन आ जाएगी, वो जो आएगी हमारा प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू, उस अमाउंट का प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगा। उस प्रेजेंट वैल्यू की अगर हम टोटल कर देंगे तो वी आर गेटिंग टोटल प्रेजेंट वैल्यू, और उस टोटल प्रेजेंट वैल्यू से अगर हम कॉस्ट ऑफ मशीन लेस कर देंगे तो हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी या नेट प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी, जिसको हम एनपीवी कहते हैं। इसमें आगे लिखा है जो शुद्ध वर्तमान मूल्य प्राप्त हो जाएगा, यदि शुद्ध वर्तमान मूल्य धनात्मक है तो परियोजना को स्वीकार कर लिया जाएगा, और अगर ऋणात्मक है तो उसे अस्वीकार कर लिया जाएगा। जैसे एक एग्जांपल से अपन वापस चर्चा करते हैं कि एक मशीन है पर एनम 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 5 साल तक 10,000 रुपए कमा के दे रही है, यानी मशीन की कॉस्ट आ रही है टोटल मशीन जो कमा के दे रही है टोटल 50,000 है, और मशीन की जो कॉस्ट है वो सपोज 40,000 है। तो अगर यहाँ पर हम कंपेयर करें तो हमें सीधा दिख रहा है कि मशीन हमें 10,000 प्रॉफिट कमा के दे रही है, बट जो हमने 10,000 रुपए लिए हैं, वो 10,000 का जो अमाउंट है उसमें हमने कहीं भी टाइम फैक्टर को इंक्लूड नहीं किया। अब मैं उस 10,000 को, तो टाइम वैल्यू जो भी हमारी टाइम वैल्यू है, जो भी हमारी रेट ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, उसकी जो करंट वैल्यू है अकॉर्डिंग द ईयर, उससे जब हम मल्टीपल कर देंगे, तो मल्टीपल करने के बाद जो वैल्यूज आएगी वो वैल्यू 10,000 से कम होती चली जाएगी, और वो 10,000 की वैल्यू को जब मैं काउंट करता हूँ तो उसकी वैल्यू आती है सपोज 38,000, यानी जो 50,000 आपको दिख रहा है 10,000 उसकी करंट वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ आफ्टर 5 ईयर्स, तो वो वैल्यू आती है 38,000। अब मैं 38,000 को कंपेयर करता हूँ अपनी कॉस्ट ऑफ मशीन से, और कॉस्ट ऑफ मशीन है 40,000, तो इट मीन्स यहाँ पर आपको अपना प्रपोजल रिजेक्ट करना पड़ेगा, बिकॉज आपकी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल कॉस्ट ऑफ अमाउंट है या कॉस्ट ऑफ मशीनरी है, इट इज हायर देन योर टोटल प्रेजेंट वैल्यू। और सेम थिंग अगर आपका टोटल प्रेजेंट वैल्यू आपकी कॉस्ट ऑफ मशीन से ज्यादा है तो हमें उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। प्रारंभिक वर्ष में व्यय की पूर्ण राशि को विनियोग की लागत में शामिल किया जाता है, लेकिन कोई व्यय प्रारंभिक वर्ष के बाद किसी दूसरे वर्ष में किया जाता है तो उसे व्यय की राशि मानकर उस व्यय के वर्तमान मूल्य से गुणा करने पर प्राप्त राशि को विनियोग की लागत में सम्मिलित किया जाएगा। यहाँ मीनिंग ये है कि मान लो जब आप मशीन परचेज कर रहे हैं और मशीन को परचेज करते समय ही आप उस मशीन के ऊपर एक्स्ट्रा कोई और खर्च किया है, तो वो मशीन की लागत में ही शामिल होगा। जैसे मशीन आपने परचेज की 50,000 है, अब उस मशीन को लाने का चार्ज लगा 2,000 रुपए, 3,000 रुपये इंस्टॉलेशन चार्ज लगा, तो एक्चुअल मशीन की कॉस्ट 55,000 ही मानी जाएगी। यानी आप इंस्टॉलेशन चार्ज, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज एट द टाइम ऑफ परचेजिंग ऑफ मशीन, उसको आप क्या करेंगे, मशीन की कॉस्ट में ही ऐड करेंगे। लेकिन आपने मशीन आज खरीदी 50,000 की, और एक साल बाद उस मशीन में 5,000 का आपको और वर्किंग कैपिटल लगानी है या कुछ और एक्स्ट्रा ऐड करना है, तो वो 5,000 जो होगा वो उस मशीन की कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होके नेक्स्ट ईयर की 5,000, नेक्स्ट ईयर आपको उस 5,000 को लेना होगा, और उस 5,000 को नेक्स्ट ईयर की जो वैल्यू होगी उससे मल्टीपल करना होगा। तो वही चीज इन्होंने लिखी है कि अगर नेक्स्ट ईयर अगर आप उस मशीन के ऊपर एज अ वर्किंग कैपिटल को एक्सपेंडिचर करते हैं तो उसी ईयर में दिखा जाएगा, न कि जब मशीन परचेज की उसमें काउंट होगा। इसी प्रकार दो चीजें और है, अवशिष्ट मूल्य की राशि को परियोजना के अंतिम वर्ष में वर्तमान मूल्य से गुणा करने पर जो राशि आएगी उसे भी कुल वर्तमान मूल्य में शामिल किया जाएगा। अब एक इंपॉर्टेंट बात और ये कि अवशिष्ट मूल्य की राशि यानी क्या होता है, मशीन को आप यूज कर रहे हैं
और जब मशीन ओवरऑल फिनिश्ड हो जाएगी, हमने उसका पूरे जीवन काल में उसका उपयोग कर लिया, तो लास्ट में उसका एक अवशिष्ट सामान, अवशिष्ट वो होता है, पार्ट होता है अवशिष्ट, जिसको हम स्क्रैप वैल्यू कहते हैं या स्क्रैप पार्ट कहते हैं। उस स्क्रैप पार्ट को आपने बेच दिया और आपको जो अमाउंट मिला वो भी आपके प्रॉफिट का या इनकम का भाग होगा, तो उसको भी आप क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे, इससे उस वैल्यू से जब आपने उसको सेल किया है। तो इस तरीके से हम जो टोटल करेंगे, वो टोटल जो आएगी वो हमारी टोटल प्रेजेंट वैल्यू आएगी। उसमें से कॉस्ट ऑफ मशीन लेस कर दी जाएगी या कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट को लेस कर दिया जाएगा, तो हमें एनपीवी की गणना हो जाएगी। एनपीवी अगर पॉजिटिव है तो हमें प्रपोजल को एक्सेप्ट करना है, और अगर आपका एनपीवी नेगेटिव आ रहा है तो आपको उसको रिजेक्ट करना है। लेकिन सपोज आपके पास 2 प्रोजेक्ट है, तो दोनों प्रोजेक्ट के अंदर हम ये देखते हैं कि एक का एनपीवी पॉजिटिव है, दूसरा का भी पॉजिटिव है, तो आपको यहाँ पे देखना है कि दोनों पॉजिटिव में किसका पॉजिटिव अमाउंट ज्यादा है, जिसका अमाउंट ज्यादा है उसको हम सेलेक्ट करेंगे। अब इसके क्या क्या मेरिट है, डीमेरिट्स है, तो समय कारक पर ध्यान। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये जो मेथड्स है इसमें आपने टाइम फैक्टर पे काम किया है, टाइम फैक्टर को कंसीडर किया है, जो वाकई बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम टाइम फैक्टर को कंसीडर नहीं करेंगे तो आपकी जो कैलकुलेशन है, आपका जो प्रॉफिट की कैलकुलेशन है, वो रियल में सही है ही नहीं। सेम चीज आती है संपूर्ण जीवन काल पर ध्यान, यानी यहाँ पर यह भी ध्यान दिया गया है कि संपूर्ण जीवन काल, जो भी आपका लाइफ पीरियड है उस पर ध्यान दिया गया, संपूर्ण जीवन काल पर ध्यान दिया गया। आपको पूरे पीरियड में मशीन कितना कमा के देगी, प्लस उसमें कितनी स्क्रैप वैल्यू होगी, उन सबको कंसीडर किया है। और लास्ट पॉइंट भी है कि अवशिष्ट मूल्य पर भी ध्यान दिया है। जैसे हम पे बैक की बात करते हैं तो पे बैक के अंदर स्क्रैप वैल्यू को कंसीडर ही नहीं किया गया, तो इस मेथड में अवशिष्ट मूल्य यानी स्क्रैप वैल्यू को भी कंसीडर किया। फिर आता है सबसे पहला दोष क्या है, तो दोष है न्यूनतम प्रत्याय। पूंजी की लागत ज्ञात करना कठिन, कि हम ये कैसे एस्टिमेट कर लें कि मशीन मिनिमम कितना कमा के हमें देगी। अगर मशीन की मिनिमम कॉस्ट कैलकुलेट करना इतनी आसान होती और इतनी आसानी से निकल जाती, तो फिर किसी मेथड को लगाने की जरूरत नहीं होती, हम उससे ही कंपेयर करके पता लगा देते कि हमारी मशीन हमारे लिए यूजफुल होगी या इस प्रोजेक्ट को हमें एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। इट विल बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न, बट ये इतना आसान नहीं होता है। ऐसे ही जब हम बात करते हैं विभिन्न लागत वाली परियोजना में अनुपयुक्त, विभिन्न लागत वाली। अब यहाँ पर क्या होता है, देखो एक इंपॉर्टेंट चीज और है, जैसे एक मशीन है 50,000 की, एक मशीन है 20,000 की। 20,000 वाली मशीन में आपका एनपीवी आ रहा है 5,000 और 50,000 वाली मशीन में आपका एनपीवी आ रहा है 10,000। तो आपको लगता है कि 10,000 वाली ज्यादा है 5,000 से, और 10,000 वाले को आपने सेलेक्ट कर लिया, जबकि 5,000 वाला जो है वो आपको 20,000 के ऊपर रिटर्न दे रहा है, और 50,000 वाली जो है 10,000 जो वाली वो आपको 50,000 के ऊपर रिटर्न दे रही है। तो हम रिटर्न वाइज अगर बात करें या परसेंटेज की अगर हम बात करें, तो परसेंटेज वाइज तो 5,000 वाली बेस्ट है। तो जब आपकी विभिन्न लागतों वाली परियोजनाएं हैं या आपके पास विभिन्न लागतों वाली ऑप्शन है, तो उस कंडीशन में भी ये जो विधि है वो अनुपयुक्त है। फिर समझने में कठिनाई, यह विधि पारंपरिक विधि की तुलना में थोड़ी सी जटिल है, जटिल तो है नहीं बट ठीक है। तो इसी के कंपैरिजन के अंदर एक नया मेथड हमने लिया है, वो है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड, यानी दैट इज अ पार्ट ऑफ एनपीवी। एनपीवी से ही हमने प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड को भी लिया है। अब जो पीआई है या प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड है, उसमें हमें क्या करना है, सेम कैलकुलेशन वही करनी है, आपको वही कैश इनफ्लोज देना है। उस कैश इनफ्लोज को जो भी रेट दे रखी है, उस रेट उस पर्टिकुलर रेट की जो वैल्यूज गिवन है पर्टिकुलर ईयर की, उससे वो लेनी है और आपको उन दोनों को मल्टीपल करना है, तो आपके पास प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। उनकी आपको टोटल करनी है तो टोटल प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। अब वहां पर आप क्या कर रहे थे, टोटल प्रेजेंट वैल्यू में से कॉस्ट ऑफ मशीन को लेस कर देते, जबकि यहाँ आपको क्या करना है, टोटल प्रेजेंट वैल्यू में कॉस्ट ऑफ मशीन का भाग लगाना है। बात समझ में आई मेरी, कि टोटल प्रेजेंट वैल्यू जो भी आएगी उसमें आपको कॉस्ट ऑफ मशीन का भाग लगाना है। भाग लगाने के बाद आपके पास जो आंसर आएगा, वो आंसर जो होगा वो 1, लेस देन 1 या मोर देन 1 होगा। अगर लेस देन 1 है तो प्रपोजल रिजेक्ट कर देना चाहिए, और मोर देन 1 है तो हमें प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। दैट इज अ कंसेप्ट ऑफ पीआई। तो दैट इज अ मॉडर्न फॉर्मेट ऑफ एनपीवी। एनपीवी का मॉडर्न रूप है। यानी जब मैं बात कर रहा था ऊपर आपको कि जब विभिन्न परियोजना की लागत वाली अलग अलग मशीनरीज हैं, यानी हमारे पास ऑप्शंस हैं, प्रपोजल्स हैं, बट उनकी कॉस्ट ऑफ मशीन जो है या कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट है वो अलग अलग है। तो जब कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट अलग अलग है तो उस कंडीशंस के अंदर आपके लिए पीआई से कैलकुलेशंस करना ज़्यादा सही रहेगा।
rather than NPV। तो ये आपका फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आपको आंसर निकालना है। अगर आपका आंसर 1 से कम आता है तो प्रपोजल को रिजेक्ट करना है, और इफ योर आंसर इज मोर देन 1 तो आपको अपने प्रपोजल को एक्सेप्ट करना है। अब शुद्ध वर्तमान मूल्य विधि और लाभदायक का सूचकांक विधि की तुलना कर रखी है यहाँ पर कि इनमें से कौन सी श्रेष्ठ है। तो श्रेष्ठ को कैलकुलेट करने के लिए आपके सामने देखो दो प्रोजेक्ट, अभी जो मैंने एग्जांपल दिया उसी के आधार पे आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है कि दो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट एक्स एंड प्रोजेक्ट वाई। रोकड़ अंतर प्रवाह का वर्तमान मूल्य आ रहा है 40,000 और प्रोजेक्ट वाई का आ रहा है 20,000, यानी हमने दोनों प्रोजेक्ट का टोटल प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर ली। इट विल बी 40,000 फॉर एक्स एंड वाई के लिए 20,000, और कॉस्ट ऑफ मशीन जो है वो हमारी आ रही है 20,000 एक्स की और वाई की आ रही है 8,000। तो 40 में से 20,000 गया तो आपके पास एनपीवी बचा 20,000 और प्रोजेक्ट वाई का आपके पास बच रहा है 12,000। अब आपके पास कुल की एनपीवी प्रोजेक्ट एक्स का 20,000 है और वाई का 12,000 है, तो आप इसका चयन कैसे करेंगे, विच प्रपोजल इज बेस्ट फॉर अस। तो अगर हम एनपीवी की बात करें तो जिसका एनपीवी हायर होता है हम उसका चयन करते हैं। तो यहाँ एनपीवी किसका हायर है, एक्स का 20,000, जबकि वाई का 12,000 है, तो हमें किसका चयन करना चाहिए, एक्स का। बट मैंने बताया था ये इसकी कमी है एनपीवी की कि केवल हम प्रॉफिट के अमाउंट को देखकर हम चयन नहीं कर सकते, हमें ये भी देखना है कि वो जो प्रॉफिट का जो अमाउंट है वो हमारे कॉस्ट के इक्विवेलेंट कितना परसेंटेज हमें रिटर्न दे रहा है। तो वहां पर हम देखें तो यहाँ पर देखो हमने इसकी वैल्यू कैलकुलेट की है कि आपकी जो x है उसका जो पीआई हमने कैलकुलेट किया वो पीआई आ रहा है 2 और y का आ रहा है 2.5। तो किसका पीआई ज्यादा है, वो आ रहा है 2.5 किसका, y का। तो हमें y का चयन करना चाहिए, यानी y x जो है वो हमें 2 गुना रिटर्न दे रहा है जबकि y हमें 2.5 गुना रिटर्न देगा। तो जब भी आप किसी प्रपोजल की जो कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट है वो डिफरेंट है तो वहां पर आपको पीआई के माध्यम से ही उसकी गणना करनी चाहिए। अब बात आती है कि जो रेट है उसकी रेट की गणना आप कैसे करेंगे। रेट, तो रेट के लिए वैसे तो आपको एग्जाम्स के अंदर टेबल प्रोवाइड की जाएगी। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कैपिटल बजटिंग का और उसमें भी अगर आपको एनपीवी या पीआई कैलकुलेट करने के लिए कहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आपके एग्जामिनर से कह सकते हैं या इन्विजिलेटर से कह सकते हैं कि आप हमें इसकी टेबल प्रोवाइड कर लें। तो टेबल के अंदर आपकी जो रेट है उस रेट के अकॉर्डिंग आपको टेबल्स गिवन होगी, तो टेबल के अकॉर्डिंग आपको पर्टिकुलर ईयर की रेट्स गिवन होगी और वो आप ले सकते हैं, उससे आपसे सॉल्व कर सकते हैं। बट सपोज आप टेबल का यूज नहीं कर सकते हैं बट कैलकुलेटर, क्योंकि आप कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, न्यूमेरिकल पेपर है तो आपके लिए कैलकुलेटर अलाउड है, तो आप कैलकुलेटर से भी वो रेट कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, तो मैं एक छोटा सा सिंपल आज बता देता हूँ। आपको कुछ नहीं करना है, 100 अपॉन, सपोज 10 की रेट है तो 100 अपॉन 1110 करना है, 100 अपॉन 1110 यानी 100 भाजक का साइन 1110 सॉरी 110 ये लिखना है। जैसे ही आप 100 अपॉन 110 करेंगे तो आपके पास एक वैल्यू आएगी, वो वैल्यू होगी 0.909। फिर आपको कुछ नहीं करना है, इजिकल टू का इंटू दबाकर इजिकल टू का साइन दबाना। जैसे जैसे आप इजिकल टू का साइन दबाएंगे तो आपके पास नेक्स्ट ईयर की उस रेट की वैल्यू जाना चालू हो जाएगी। तो आप बिना किसी फॉर्मेट के या बिना किसी टेबल के भी आप रेट के अकॉर्डिंग वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं। ये नीचे फॉर्मूला दे रखा है C1/1 - R, ये उसी की कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है, बट आप लोगों को इसकी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर फिर भी नहीं आता है तो आप टेबल्स मांग सकते हैं एग्जाम्स ड्यूरिंग द एग्जाम्स। अब बात यहाँ पे ध्यान रखनी है कि जब भी आप एनपीवी या पीआई की कैलकुलेट करेंगे तो जो कैश इनफ्लोज है वो आप EAT/BD लेंगे, अर्निंग आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन। केवल मात्र ARR के अंदर आपको अर्निंग आफ्टर टैक्स लेना है, बाकी आपको पेबैक हो या एनपीवी हो या पीआई हो आपको EAT/BD ही लेना होगा। अब एक नेक्स्ट मेथड वापस आता है हमारे पास, वो है हमारा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इस मेथड के माध्यम से भी हम किसी भी पूंजी बजटन या किसी भी प्रपोजल का चयन कर सकते हैं। अब व्हाट इज IRR, व्हाट इज IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। अब इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का कंसेप्ट क्या है वो पहले मैं वर्बली आपको बता देता हूँ, फिर अपन जो लिखा उसको अपन डिस्कस कर लेंगे। IRR का कंसेप्ट ये है कि प्रपोजल की हम एक IRR निकालते हैं। प्रपोजल का हम क्या निकालते हैं, प्रपोजल खरीदने से पहले हम एक IRR कैलकुलेट करेंगे, उसका इंटरनल रेट। वो जो IRR होगी वो IRR एक कट ऑफ रेट है, उसका कट ऑफ रेट का मतलब ब्रेक इवन पॉइंट। वो जो रेट कैलकुलेट होकर आएगी IRR की रेट, वो रेट आपकी कट ऑफ रेट है। कट ऑफ रेट का मतलब है कि इस परसेंटेज से अगर कम आपका परसेंटेज आता है
तो हमें प्रपोजल को रिजेक्ट करना है, और इससे ज्यादा आता है तो एक्सेप्ट करना। यानी ऑन द बेसिस ऑफ IRR वी सेलेक्ट और वी डिसाइड विच प्रोजेक्ट विल बी फॉलोड बाय अस। तो कैसे करेंगे कि अगर जो कट ऑफ रेट आप निकालेंगे IRR की अभी गणना करना हम सीखेंगे, उस IRR की जो वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे या जो रेट कैलकुलेट करेंगे वो आपकी कट ऑफ रेट है, उससे कम या ज्यादा अगर आपका रिटर्न आता है तो आप उस प्रपोजल का सिलेक्शन आसानी से कर लेंगे। तो अपन बात करें आंतरिक प्रत्यादर विधि समय समायोजित विधियों में सबसे उपयोगी विधि है। इस विधि से प्राप्त प्रत्यादर वह न्यूनतम दर है जिससे प्राप्त अर्जनों के वर्तमान मूल्यों का कुल योग विनियोग की लागत के बराबर हो जाता है। समझ आ गया? यानी उस IRR से अगर हम प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करें तो प्रेजेंट वैल्यू की जो टोटल होगी इट इज इक्विवेलेंट ऑफ योर कॉस्ट। ये ध्यान रखना आपको, IRR की जो रेट है अगर उसको मैं प्रेजेंट वैल्यू से मल्टीपल कर दूं, आपके कैश इनफ्लो से सॉरी मल्टीपल कर दूं, IRR की रेट को प्रेजेंट वैल्यू से मल्टीपल कर लिया जाएगा तो आपके पास जो टोटल प्रेजेंट वैल्यू आएगी इट इज इक्विवेलेंट ऑफ योर कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग the internal rate of return is a cut off rate। इस विधि में उस परियोजना की वह दर ज्ञात की जाती है जिससे कि संस्था को उस परियोजना की लागत प्राप्त हो सके। फिर अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग परिभाषा दी है। राष्ट्रीय परिषद अमेरिका ने बताया कि आंतरिक प्रत्यादर पूंजी पर चुकाई जाने वाली ब्याज कि वह अधिकतम दर है जो बिना किसी हानि के परियोजना के संपूर्ण जीवन काल में चुकाई जाती है। सेम चीज आंतरिक प्रत्यादर की एक ऐसी दर है जो विनियोजन से प्राप्त होने वाले प्रत्याशित कुल रोकड़ अंतर प्रभाव के वर्तमान मूल्य को विनियोजन की लागत के बराबर कर देती है। ये अलग अलग डॉक्टर AP सिंह राष्ट्रीय परिषद अमेरिका की अलग अलग परिभाषाएं दे रखी है। अब आप इसकी गणना कैसे करेंगे? अब इसकी गणना कैसे की जाएगी वो हमें आना चाहिए कि हाउ टू कैलकुलेट IRR। तो IRR कैलकुलेट करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, जो हमने आपको पहले बताया था, आपको पहले PV फैक्टर निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? PV फैक्टर। PV फैक्टर निकालने का फॉर्मूला पेबैक के अंदर मैंने बताया था, P यानी कॉस्ट ऑफ मशीन C/I। क्या फॉर्मूला बताया था? P = C/I। C फॉर कॉस्ट ऑफ मशीन, I फॉर आपका रिटर्न कितना है। तो जो भी आपके पास क्वेश्चन आएगा उस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले आप कॉस्ट ऑफ मशीन ले लें और अपॉन जो भी प्रॉफिट दे रखा है पिछले 5 सालों का, 10 सालों का, 8 सालों का, जो भी उसका एवरेज निकालें। तो जो कॉस्ट ऑफ मशीन अपॉन जो भी एवरेज आपका आ रहा है उससे आप डिवाइड कर लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? PV फैक्टर आ जाएगा। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, सबसे पहले जब भी आप IRR का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको पहले PV फैक्टर निकालना पड़ेगा। PV फैक्टर का फॉर्मूला वही है C/I। C फॉर कॉस्ट ऑफ मशीन, I फॉर एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, सॉरी एवरेज प्रॉफिट्स। तो C कॉस्ट ऑफ मशीन है, अपॉन एवरेज प्रॉफिट क्या है, तो जो भी प्रॉफिट आपको गिवन है उसका आप एवरेज निकाल लें। अगर पर एनम आप 3000 3000 3000 3000 3000 रन कर रहे हैं तो आपका एवरेज प्रॉफिट भी 3000 ही है, तो कॉस्ट ऑफ मशीन में 3000 का भाग दे देंगे। और अगर आपका कैश इनफ्लोज अलग अलग है तो उन सब की टोटल करके नंबर ऑफ ईयर्स का भाग करेंगे तो भी हमारे पास क्या आ जाएगा? एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे ये भी ध्यान रखना कि आप जब भी IRR के कैलकुलेशंस करेंगे और जो कैश इनफ्लोज आप लेंगे वो आपका AATBD होना चाहिए, यानी एक्सेप्ट ARR we are taking EATBD in all method। जब आपके पास PV फैक्टर कैलकुलेट हो जाएगा तो PV फैक्टर आता है सपोज 2.5 आया, सपोज आपको सॉल्व करने के बाद क्या आया? 2.5। कैसे आया? सपोज कॉस्ट ऑफ मशीन आ रही है 10,000 और 2.5 आ रहा है, 2.5 और आपके पास एवरेज इनकम आ रही है 4,000, तो 10/4000, तो योर PV फैक्टर इज 2.5। अब आपको ये देखना है, टेबल में जाना पड़ेगा। अब विदाउट टेबल काम नहीं होगा, आपको टेबल लेनी ही होगी। जब भी आप IRR की गणना करेंगे तो आप टेबल जरूर लें जिससे आपकी गलती होने की संभावना कम होगी। टेबल आप ले लो, उस टेबल के अंदर आप ये देखो कि हमारी इस मशीन ने जो 4,000 रुपए हमें पर एनम देगी कितने साल तक कमा के देगी, उसका लाइफ पीरियड क्या है। तो लाइफ टाइम पीरियड जो गिवन है 4 इयर्स 10 इयर्स 5 इयर्स जो भी है, सपोज 5 इयर्स है तो आप 5 इयर्स पे जाओगे और वहां देखोगे 2.5 कहाँ है। जैसे आपने 2.5 चेक करना शुरू किया तो 2.5 की जगह 2.4 आ रहा है, वो कहाँ आ रहा है? 10% पे। सपोज कहाँ आ रहा है? 10% पे आ रहा है 2.4 और 12% पे आ रहा है वो 2.6। सपोज 2.4 भी आ गया, 2.6 भी आ गया, बट 2.5 नहीं आया। अगर 2.4 आ रहा है, 2.6 आ रहा है, इसका मतलब ये फाइनल हो गया कि हमारा जो आंसर है वो 10 और 12 के बीच में आ गया। जो हमारी एग्जैक्ट IRR आएगी वो हमारी 10 और 12 के बीच में, क्योंकि 10 पर 2.4 आ रहा है और
12 पे 2.6 आ रहा है, इट मींस ये तो क्लियर है कि हमारा आंसर जो आएगा वो 10 और 12 के बीच में आएगा, बट एग्जैक्ट कितना होगा ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। वो 10 है, 12 है, 11 है, 12.5 एग्जैक्ट क्या है, तो उसके लिए नीचे एक फार्मूला लिखा हुआ है, IRR इज इक्वल टू A प्लस PVA माइनस C अपॉन PVA माइनस PVB ब्रैकेट B माइनस C। अब अगर आप इसको एलोबरेट करें तो A का मतलब होता है 10 और 12 में से लोअर रेट कौन सी है, तो लोअर रेट कौन सी है 10%, तो आप A की जगह लिखेंगे 10% प्लस PVA यानी 10% से जो भी कैश इनफ्लोज है 4,000 4,000 4,000 उसको 10% की जो रेट है उससे मल्टीपल करेंगे तो टोटल प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी, अकॉर्डिंग टू 10% आपका PVA आ जाएगा, क्या आ जाएगा PVA प्रेजेंट वैल्यू ऑफ A। PVA का मतलब क्या है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ A। तो 10% से जो भी वैल्यू आपकी 10% है उसको आप जब कैश इनफ्लो से मल्टीपल कर लेंगे तो उसका जो करने के बाद जो टोटल करेंगे आप PV का प्रेजेंट वैल्यू का, तो वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे PVA की जगह माइनस C फॉर कॉस्ट ऑफ मशीन यानी कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट क्या है या कॉस्ट ऑफ मशीन क्या है अपॉन PVA। अगर PVA आया तो ऊपर वाले PVA वापस लिखना है, और PVB का मतलब है हायर रेट से आपका टोटल प्रेजेंट वैल्यू कितनी है ये, वो आपको PVB लिखना है, और अपॉन B माइनस A, B फॉर हायर रेट है, A फॉर लोअर रेट। इस फॉर्मूला को लगाकर हम 10 और 12 की एग्जैक्ट रेट जो सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एग्जैक्ट रेट आ जाएगी, वो रेट 10 से लेस नहीं होगी और 12 से बड़ी नहीं होगी, वो रेट आपकी 11.23 11.5 10.26 जो भी एक्सवाइजेड है 10 और 12 के बीच में वो कैलकुलेट हो जाएगी, और वो जो कैलकुलेटेड रेट होगी दैट इज IRR, वो आपका IRR है। एक चीज और है कि सपोज आपका आंसर आ रहा है 2.5, सपोज 2.5 छोड़ो, आपका आंसर आ रहा है 3.79, क्या आ रहा है 3.7, तो पीवी फैक्टर आ रहा है सॉल्व करने पे C अपॉन एवरेज प्रॉफिट से, तो आया 3.79, और आपका जो लाइफ पीरियड 5 साल है, तो जब 5 साल पे आप 3.79 ढूंढेंगे तो एग्जैक्ट आपको 3.79 10 ईयर्स 10 वाली रेट में मिल जाएगा, तो वहां पे आपको ये बड़ा फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, आपको वहां पर ये बड़ा फॉर्मूला नहीं लगाना है, आप सीधा क्या करोगे आंसर लिखोगे द IRR इज 10%, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, बड़ा फॉर्मूला नहीं लगाना। फॉर्मूला कब लगाना है, जब आपका आंसर एग्जैक्ट रेट पे नहीं आ रहा है, दो रेटों के बीच में आ रहा है, तो दो रेटों के बीच में वो एग्जैक्ट रेट क्या है उसके लिए आपको फॉर्मूला लगाना है। तो इस तरीके से जो कैपिटल बजटिंग है, कैपिटल बजटिंग के हमारे पास कई सारे पार्ट हैं, जब हमने डिस्कस किए पेबैक पीरियड में से डिस्कस किया, ARR डिस्कस किया, फिर हमने टाइम वैल्यू या टाइम फैक्टर के अंदर हमने बात की, PI फैक्टर की बात की, MPV की बात की और IRR की बात की। इस आधार पे हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, इसका एक बड़ा क्वेश्चन आता है, आपको उसको प्रॉपर्ली सॉल्व करना है। थैंक यू सो मच।